अपवर्तन पढ़े थे। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश किरण जाती है तो अपने माध्यम में विचलित हो जाती है, ये बात हम लोग सीख गए थे। तो जब सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है, और जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी सब इसमें ये प्रक्रिया है कि इसमें दो माध्यम होगा। प्रकाश जब चलेगी, प्रकाश की किरणें चलेंगी तो कोई ना कोई दो माध्यम हमको इसमें लेना है। प्रकाश का अपवर्तन दो माध्यमों के बीच में ही होगा। जब एक माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में जाएगी तभी अपने मार्ग से विचलित होगी, और अपने मार्ग से जब विचलित होगी तो उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं अपवर्तन। और अपवर्तन होने के पश्चात हम ज्ञात करेंगे अपवर्तनांक। यानी जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, यानी उसमें उसको देते हैं अपवर्तनांक। ठीक है, तो अपवर्तनांक को हम सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने नोट किया है जो कि आप जब प्रकाश की किरणें तिरछी गमन करती हैं, आपको इसके पहले भी बताया गया था कि जब कोई मान लीजिए कि इधर एक माध्यम है, इधर हम लिख देते हैं विरल माध्यम, ठीक है, और इधर लिखते हैं सघन माध्यम। और विरल माध्यम यानी वायु हो सकता है, और सघन माध्यम का मतलब जल ले सकते हैं या कांच लिख सकते हैं, कांच हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जल भी नोट कर सकते हैं, वो सब विरल सघन माध्यम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक माध्यम लिया वायु और एक लिया कांच। तो वायु जो है सघन विरल माध्यम है और जो कांच है सघन माध्यम है। यह विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। और देखो यह एक लेवल दिखाया गया है, एक सतह दिखाया गया है कि इसके इधर जो है विरल माध्यम है और इस साइड जो है सघन माध्यम है। तो आपका डेफिनेशन कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वायु जो है ये तो पारदर्शी माध्यम है, वायु में कोई भी वस्तु आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जब एक माध्यम से जब देखो यह तिरछी परपेंडिकुलर नहीं तिरछा कोई प्रकाश किरण आ रहा है, यानी प्रकाश किरण है ये। ठीक है, और जो किरण आता है उसी का नाम देते हैं आपतित किरण। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश किरण तिरछी आकर किसी सतह पर पड़ती है और दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो यह वायु है, वायु में प्रकाश की किरण चल रही थी, अब यहाँ से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, यानी कांच में प्रवेश करती है। तो अब यहाँ पर यह परिभाषा आपको ये नहीं बताएगा कि अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसके पहले तो हम लोग सीख गए हैं ना कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये प्रक्रिया आपको सेम समझ लेना है। यह अभिलंब है, यह नॉर्मल है, अभिलंब है। और अगर ये प्रकाश किरण ऐसे बढ़ रही तो इसको ऐसे बढ़ जाना चाहिए। चलो इसको ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। यह आई और ऐसे हो गई, लेकिन इस परिभाषा के मुताबिक ये नहीं था कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में ही जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण जाए। हाँ, ये फिक्स है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की ये बात कर रहा है। कह रहा है कि प्रकाश किरण तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तित कर देती है या कर लेती है। तो देखो यहाँ जा रही थी, अगर इसको देखा जाए तो सीधा जाना चाहिए था, लेकिन अपने दिशा को परिवर्तित कर दी, यानी अपने दिशा से हट गई, दिशा में परिवर्तन ला ली। तो कह रहा है कि अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। तो ये घटना
क्यों घटित हो रहा है, यह क्या है, तो उसी को इस फॉर्म में यानी इन्वर्टेड कामा में नोट किया गया है कि यदि प्रकाश की किरण माध्यम एक मतलब एक माध्यम से माध्यम दो में प्रवेश करती है तो अपवर्तनांक कहलाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, आप यही नोट कर सकते हैं, परिवर्तित कर लेती है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। लेकिन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तभी ये प्रक्रिया संभव है, नहीं तो नहीं होगा। तो देखो अपवर्तनांक ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पर लिखा गया है कि अपवर्तनांक निम्न सूत्र से व्यक्त किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। लेकिन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब। तो इस किरण का नाम है अपवर्तित किरण। अब देखो पहले हम आपको ये मान लो कि y नहीं है, एक माध्यम है 1, यहाँ लिखा गया है ना कि माध्यम 1, ठीक है। यह अभी बाद में इसको नोट कर लिया जाएगा, या यह माध्यम 1 हो गया, यह माध्यम 2 हो गया। तो अपवर्तनांक के अगर फार्मूला को अगर लागू करते हैं तो देखो अपवर्तनांक को अपवर्तनांक कहते हैं। एक लाइन और थोड़ा सा बढ़ा लेंगे कि इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, इसे यन से प्रदर्शित करते हैं, इसे यन से प्रदर्शित करते हैं, इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो अपवर्तनांक को किससे डिनोट किया जाता है, यन से। स्मॉल यन का ही प्रयोग करेंगे, कैपिटल यन का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो यन, अब देखो यन हमने नोट किया, लेकिन इसमें दो माध्यम है, तो जिस माध्यम से प्रकाश किरण चल रही थी उसको आप आगे नोट करेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती है। तो माध्यम 1 से चल रही है, माध्यम 2 में जाने वाली है। तो माध्यम 1 को हमने पहले नाम दिया, अब माध्यम 2 को यहाँ नोट करेंगे, पढ़ेंगे 1n2, ठीक है, 1n2, ठीक है। फार्मूला वैसे आप जनरल फार्मूला पहले से जानते हैं कि n बराबर साइन आई बट्टे साइन आर। अपवर्तनांक के सूत्र जानते हैं, साइन आई बट्टे साइन आर। अब यहाँ पर जब हम माध्यम हमको पता चल गया 1 से 2 में प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे n1 बाई नहीं n2 बाई n1, ठीक है। 2 को हम पहले नोट करते हैं और पहले वाले को बट्टे में नोट करते हैं, ठीक है। अगर इसका स्थान रिप्लेस कर देते हो, बदल देते हो, यह फार्मूला हो गया आपका कि n1 n2 को ऐसे लिखेंगे n2 बाई n1, यानी पहले दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक बट्टे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। या अगर लिखते हो 2n1 तो इसके लिए हो जाएगा बाबू, यानी जो पीछे है उसी को ना ऊपर लिखे हो, और जो आगे था नंबर या माध्यम वो नीचे नोट किया गया है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि n1 बाई n2, ठीक है। अब देखो इसको पढ़ने का कंडीशन क्या है। अभी तो हमने पढ़ दिया कि 1n2 इक्वल टू n2 बाई n1, लेकिन ऐसे हमेशा फॉलो करेंगे। प्रश्न पूछेगा क्या, कैसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसको पढ़ते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष, यहाँ पर 1 पहला माध्यम है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है।
इसका मतलब हो गया पहला आगे है दूसरा पीछे है, तो जिसका आप निकालेंगे उसको पीछे लिखेंगे और जिसके सापेक्ष निकालेंगे उसको आगे नोट करना है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और यहाँ है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। यहाँ 2n1 है, इसका मतलब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। इस फॉर्म में आप अपवर्तनांक को याद करेंगे, ठीक है। तो इसके आधार पर आपको प्रश्न भी दिए जाएंगे, कभी कभी i और r के भी मान दिए जाएंगे, या कभी कभी n की वैल्यू आपको दे दी जाएगी, दूसरे n की वैल्यू पूछ ली जाएगी, या दोनों का मान दिया रहेगा, क्योंकि अकेले अकेले माध्यम का अपवर्तनांक आपको पता रहेगा और दूसरे के सापेक्ष वैल्यू ज्ञात करेंगे। या हो सकता है कि दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल आपको दी जाएगी और उसके सापेक्ष आप अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे। तो पहले तो यहाँ पर सिंपल तरीका है कि अपवर्तनांक ज्ञात करने का ये है, अगर कोण आपको पता रहे तो साइन i बट्टे साइन r, या ऐसे देता है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो ऐसे नोट करेंगे, या दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो इस फॉर्म में नोट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर अब बताओ, अगर यहाँ पर हम लिखे थे वायु और यहाँ पर नोट किया गया था कांच, ठीक है, तो अगर प्रश्न कहता कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालिए, तो यहाँ पर लिखा जाता, देखो an g, ए का मतलब हो गया एयर फॉर वायु और जी फॉर ग्लास होगा कांच, ठीक है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी यहाँ पर हो जाएंगे एन जी बाई एन ए, यानी इस फॉर्म में आपको लिखना होगा। कभी कभी यहाँ पर दूसरा यानी जल भी दे सकता है, यहाँ जल लिख दिया होता, यहाँ पर अगर ज्ञात करने को है तो ये तरीका आप अपनाएंगे, ठीक है। इसी के आधार पर एक हम प्रश्न नोट करते हैं, माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो वही एग्जाम्पल हमने नोट कर दिया। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से विरल माध्यम और सघन माध्यम, ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, देखो ये अभिलंब हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ से जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से चल रही है तो आपतित किरण हो गई, सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो मुड़ गई। तो देखो भाई मुड़ने का कंडीशन इसका देखिए, प्रश्न में लिखा है प्रवेश करती है तो आपतन कोण अपवर्तन कोण, आपतन कोण 45, तो ये अभिलंब है तो पूरा 90 ना है, लेकिन मतलब बीचों बीच से चल रही थी, तो आपतन कोण बनता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है, तो यह हो गया 45, और अपवर्तन के बाद वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो यहाँ पर बन गया 30, दिया है ना 30, तो ये हो गया अपवर्तन कोण। तो कह रहा है कि ऐसे हो जा रहा है, मतलब 45 से 30 हो जा रहा है, तो कह रहा है प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक बताइए। ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, ठीक है। तो अभी हमने आपको फार्मूला बताया, लेकिन उसके पहले आप नोट कर लीजिए, हल करते समय लिखेंगे आपतन कोण, यानी I = 45 अंश दिया है, और अपवर्तन कोण R = 30 अंश, 30 अंश दिया हुआ है। तो बाबू सूत्र है हमारे पास, सूत्र है क्या, तो सूत्र नोट करेंगे n = साइन I बट्टे साइन R, ये तो फार्मूला जनरल जानते हैं, लेकिन प्रश्न का है ना कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का, तो आप आगे लिखेंगे प्रथम, पीछे लिखेंगे द्वितीय, ठीक है। तो हमको लिखना चाहिए n2,
2 और यह ना 1, लेकिन यहाँ पर कोण दिया हुआ है ना, हमको कोण ना पता है। तो देखो बाबू 1 या 2 नोट कर दिया गया और वैल्यू पुट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा साइन आई का मान है 45 और कॉस नहीं साइन ही रहेगा ना, साइन आर की जगह पर 30 अंश। अब हमको बाबू यहाँ पर ये देखना है कि साइन 45 का मान होता कितना है। तो यहाँ पर जब आपको याद रहेगा तो नोट कर लेंगे, आपको ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात याद होना चाहिए। तो साइन 45 का मान 1/2 और साइन 30 के मान होता है 1/2। ठीक है। अब देखो ए भी अंश बट्टे हर के रूप में है, ये भी अंश बट्टे हर के रूप में है। तो हम इसको क्या करते हैं, रूल जानते हैं, पहले वाले जो भिन्नात्मक नंबर होता है भिन्न के रूप में होता है उसको रहने देते हैं और दूसरे वाले को गुणा करके उल्टा कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ठीक है। तो इस वाले 2 को बाबू देखो 1 गुणे इस वाले 2 को हम काड़ी में 2 गुणे काड़ी में 2 बार नोट कर दिए और नीचे काड़ी में 2, इनसे एक कट गया तो हमको मिल जाएगा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक काड़ी में 2। इस प्रकार हमको इस प्रश्न का मान मिल गया काड़ी में 2। तो अगर ऐसे आपको प्रश्न देता है तो इसी कंडीशन से आप सॉल्व करेंगे, मतलब आपको कोण दिया रहेगा तब। ठीक है। कभी कभी आपको ऐसे ही नंबर दे देगा और कहेगा मान बताइए, कोण नहीं देगा, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल करा कि जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 तथा 1.50 है। यानी जल का अपवर्तनांक 5 है और कांच का अपवर्तनांक 1.50 है। तो कह रहा है कि यदि प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही हो, अभी वहाँ पर ही नहीं बताया था कि यह जो अपवर्तनांक दिया गया है वो किस में है, लेकिन यहाँ पर कह दिया कि प्रकाश की किरण कांच से जल में प्रवेश करे तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताइए। ठीक है, लिखा है। तो आप क्या करेंगे, मान लो यहाँ पर जल का दिया है ना, तो y के सापेक्ष दिया है, y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है। तो इसको आप ऐसे नोट कर लेंगे, फर्स्ट वाले को जो जल का अपवर्तनांक दिया गया है तो इसको नोट करेंगे ANW, यानी y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है 1.35। ठीक है। और कांच का अपवर्तनांक दिया है तो ANG, यानी y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.50। ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताओ। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है। तो इसको नोट करेंगे, कांच के सापेक्ष जल का यानी ए, कांच को लिखेंगे G। ठीक है। और जल का W यानी GNW। तो आपको बताया गया है कि कौन ऊपर रहता है वो बाबू, W को ऊपर लिखेंगे और G को नीचे लिखेंगे। तो आगे नहीं है, लेकिन जल का अपवर्तनांक दिया है ना, तो आप ANW लिख सकते हो, या नहीं लिखे होते तो यहाँ से हम हटा दिए होते, केवल जल का दिया है तो NW, मतलब अपवर्तनांक है किसका, जल का है, अपवर्तनांक है किसका, कांच का है। ठीक है। या ऐसे नोट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर पुट कर लेते हो GNW यानी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो इनका मान दिया हुआ है 1.35
इनका है 1.50 लेते हो तो कोई बात नहीं, चलिए भाग देते हैं बाबू। देखो यहाँ पर 1.35 और है 1 दशमलव केवल आप 5 रहने दीजिए, या 0 लगाते हो ना, देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो आप दशमलव को हटा सकते हैं, दोनों दशमलव हट जाएगा। मान लो अगर नीचे ऊपर हम 100 से गुणा कर देते हैं तो दशमलव हट जाएगा। तो अगर 150 से 135 में भाग दे रहे हैं तो भाग नहीं जा रही है, तो आप पॉइंट लगा कर 0 ले लीजिए, 1350 हो गया। ठीक है, तो अब हम भाग देंगे 1300, 8 4 12, लगभग 8 बार भाग जाएगा। देखो 8 सुना 8 × 40 को सुनना, 8 कम 8 4 12, 1200। ठीक है, तो माइनस करेंगे बाबू, तो देखो ये तो बच गया, यानी 9 बार चला गया होता 9 राउंड, तो सीधे सीधे निगलेक्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, 9 बार में बाबू आ जा रहा है 15 9 135, और 0 है तो आप 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा कट जा रहा है, यानी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं 0.9, यानी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक मिल गया 0.9। ठीक है, ऐसे आप मान ज्ञात कर लेंगे। अगर कोई भी प्रश्न देता है तो धीरे धीरे से आप इसी तरीक़ा से आप मान निकाल लेंगे और कोई गलती नहीं होगी। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करिए।